इंट्रोड्यूसिंग डेल फैक्ट्स हब, जो हर तरह की जानकारी के लिए आपका पसंदीदा स्रोत है। हम यहाँ गहरी खोज करने, सच्चाई को उजागर करने और जानकारी के विशाल क्षेत्र से फैसिनेटिंग फैक्ट्स, स्टोरीज और इंसाइट्स प्रस्तुत करते हैं। जर्नी ऑफ डिस्कवरी में हमारे साथ शामिल हो, क्योंकि हम तथ्यों की दिलचस्प दुनिया में उतरेंगे और ज्ञान के छिपे हुए रत्नों को उजागर करेंगे। डेल फैक्ट्स हब, जहां जिज्ञासा ज्ञान से मिलती है। भारत को अपने पूरे इतिहास में कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा है। ईरानी या फारसी आक्रमण उनमें से एक है। पूरे इतिहास में भारत पर विभिन्न पश्चिमी शक्तियों, राजाओं और शासकों द्वारा कई बार आक्रमण किया गया है। उन आक्रमणों में से फारसी या ईरानी आक्रमण भी उनमें से एक था। अन्य देशों ने भी भारत पर आक्रमण किया है, जैसे यूनानी, अफगान, तुर्क और ब्रिटिश। आज का डिस्कशन फारसी आक्रमणों पर केंद्रित होगा। फारसियों ने मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से को निशाना बनाया और भारत के ये हिस्से हमेशा विदेशी आक्रमणों के लिए अति संवेदनशील रहे थे। फारसी आक्रमण। कई फारसी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, मुख्यतः अविभाजित भारत के उत्तर पश्चिमी भागों पर। लेकिन हम फारस के कुछ महत्वपूर्ण आक्रमणकारियों के बारे में जानेंगे। फारस के अचमेनिद शासकों को भारतीय राजाओं और शासकों की फूट से फायदा हुआ और उन्होंने उन पर कई बार हमले किए। उन्होंने 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच भारत पर आक्रमण किया। साइरस महान और डेरियस प्रथम अचमेनिद साम्राज्य के शासक थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। साइरस का भारत पर आक्रमण। साइरस अचमेनिद साम्राज्य का पहला शासक और संस्थापक था। 558 और 530 ईसा पूर्व के बीच साइरस ने ईरान के पूर्व में अभियानों की कमान संभाली। संभवतः उसने अपने युद्धों के दौरान भारतीय सीमा क्षेत्र में प्रवेश किया था। साइरस ने सिंधु घाटी तक आक्रमण किया और गांधार साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। इस अवधि के दौरान गांधार, मद्र और कंबोज जैसे छोटे राज्य आपस में लड़ने में व्यस्त थे और साइरस ने इसका पूरा फायदा उठाया और उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एक भारतीय सम्राट ने साइरस को श्रद्धांजलि देने के लिए एक दूतावास भेजा था। इस आधार पर यह माना जाता है कि साइरस ने भारतीय ईरानी सीमा पर विजय प्राप्त की और कुछ भारतीय शासकों से प्रशंसा प्राप्त की। साइरस के बारे में यह जानकारी बेहिस्तून शिलालेख में पाई जा सकती है। डेरियस प्रथम का भारत पर आक्रमण। डेरियस प्रथम साइरस का उत्तराधिकारी और पोता था। उसने 516 ईसा पूर्व में अविभाजित भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर आक्रमण शुरू किया। डेरियस प्रथम की विजय का उल्लेख हमादान, सोने और चांदी शिलालेख में किया गया है। डेरियस ने भारत पर आक्रमण किया और पंजाब और सिंध क्षेत्र को जीत लिया। उसने झेलम नदी घाटी के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। गांधार का उल्लेख बेहिस्तून शिलालेख में डेरियस के साम्राज्य के एक क्षेत्र के रूप में किया गया है, जिसे उसने साइरस से प्राप्त किया होगा। इसे डेरियस के सुसा पैलेस शिलालेख द्वारा भी समर्थन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सम्राट के महल के निर्माण के लिए सागौन को गांधार से लाया गया था। गांधार पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी के समकालीन शहरों को संदर्भित करता है। डेरियस प्रथम ने पश्चिमी पंजाब के कुछ हिस्सों पर भी आक्रमण किया और उसके समय में फारसी साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। ज़ेरक्सेस का भारत पर आक्रमण। ज़ेरक्सेस डेरियस प्रथम का उत्तराधिकारी और पुत्र था। उसने भारत के राज्यों को अपने साम्राज्य के अधीन रखा, लेकिन फारसी साम्राज्य का भारतीय मुख्य भूमि में और विस्तार नहीं किया। ज़ेरक्स ने ग्रीस पर आक्रमण के लिए घुड़सवार सेना और हथियारों सहित बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल किया। फारसी साम्राज्य का पतन। ग्रीस में ज़ेरक्स की हार के कारण भारत में फारसी प्रभुत्व में गिरावट आई।
हालांकि अचमेनिद राजवंश ने 330 ईसा पूर्व तक भारत पर शासन किया था। अचमेनिद शासकों में से अंतिम डेरियस III ने उस वर्ष सिकंदर महान का विरोध करने के लिए भारतीय सैनिकों को बुलाया। डेरियस III के बाद आए फारसी शासक उतने शक्तिशाली नहीं थे और उन्हें भारत पर आगे आक्रमण करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ईरानी आक्रमण के बाद भारत पर प्रभाव। ईरानी आक्रमणों के कारण भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन आए। ये आक्रमण लगभग 200 वर्षों तक चले। इन आक्रमणों के प्रभाव इस प्रकार हैं। ईरानियों ने एक बिल्कुल नई लेखन पद्धति शुरू की जिसे खरोष्ठी लिपि के नाम से जाना जाता है। खरोष्ठी लिपि अरबी लिपि के समान है जो दाएं से बाएं लिखती है। मौर्यकालीन वास्तुकला में मूर्ति निर्माण का ईरानी फारसी रूप दृष्टिगोचर होता है। फारसी मॉडल ने अशोक के स्मारकों की घंटी के आकार को प्रेरित किया। भारतीय सम्राट अशोक ने फारस से परिष्कृत और पॉलिश पत्थर स्तंभ वास्तुकला का उपयोग अपनाया। इसी समय फारस से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की गई। इस समय ईरान और भारत के बीच व्यापार शुरू हुआ जिसमें कपास, नील, रेशम और मूल्यवान धातुओं का व्यापार होता था। बड़ी संख्या में विदेशी भारतीय धरती पर बस गए। भारतीय दार्शनिक, कवि, विद्वान और बुद्धिजीवी भारतीय संस्कृति का प्रसार करने के लिए फारस गए। फारसी चांदी के सिक्के को खूबसूरती से डिजाइन किया गया था और भारतीय राजाओं ने भी इसी प्रकार के कलात्मक सिक्के को मुद्रा के रूप में अपनाया था। आक्रमणों के बाद भारतीय लोगों ने फारस के कुछ अनुष्ठानों और समारोहों को अपनाया। ईरानी आक्रमण के बाद भारत में कुछ सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन हुए। निष्कर्ष: भारतीय उपमहाद्वीप अपने प्रारंभिक इतिहास में पश्चिमी आक्रमणों के प्रति संवेदनशील था। आक्रमण प्राचीन काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुए और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में समाप्त हुए। भारत की संपत्ति और उपजाऊ भूमि ने फारसियों सहित बड़ी संख्या में पश्चिमी आक्रमणकारियों को आकर्षित किया। कई फारसी राजाओं और आदिवासी नेताओं ने भारत पर आक्रमण किया। इनमें से प्रमुख शासक साइरस, डेरियस प्रथम, ज़ेरक्सेस और डेरियस III थे। इन अनेक आक्रमणों के कारण भारत सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से प्रभावित हुआ।